सर ये पीएनसी का पढ़ रहे थे ना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो अरे तो क्या दिक्कत है, पीएनसी का क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है, इसको मैं प्रोबेबिलिटी में भी कर सर ये लूँ। डिस्कशन में दिया था, ये डिस्कशन में दिया था। अच्छा ये तो ओके, एक मिनट, रिवीजन का है। ठीक 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 ठीक, आपको तो कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ होमवर्क था। ओके, वो जो क्वेश्चन है जो रिवीजन बैच चलता है उसमें था वो, है ना? ठीक है, मुझे ध्यान था, वो सामने वही खुल गया, लगा वही है। Okay, 1 मिनट, पीडीएफ फाइल ओपन हो रहा है। हाँ भाई, ए पार्ट हमारा हो गया था, मैंने सेक्शन बी कंप्लीट दिया था, है ना, होमवर्क में। सॉरी, पार्ट 1 कंप्लीट था, तो सेक्शन बी, B1 एनी डाउट, B2 एनी डाउट, B3 एनी डाउट, B4, B5, B6, यस सर। B5। 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 ओके, ओके, 1 मिनट। There are 3 events ABC, one of which must and only one can happen. The odds are 8 to 3 against A, 5 to 2 against B. Find the odds against C. ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहली बात तो ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। कैसा सर, आपने ये क्या बोल दिया, चलो छोड़ो उसको भी छोड़ो। 3 इवेंट्स है ए बी सी, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन, मतलब इसमें से एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो रहा है, तो या तो बी ए होगा या बी होगा या सी होगा, तो इनका प्रोबेबिलिटी का सम क्या वन होना चाहिए क्या? बोलो भाई, क्या ये इसका सम वन होगा क्या? उसने क्या बोला है कि विच, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन, तो या तो ए हो सकता है, बी और सी नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक होगा। और क्या हो सकता है, या तो ए और बी दोनों ना हो, सी हो जाए, या बी हो जाए और ए और सी ना हो, तो उनका प्रोबेबिलिटी का सम वन होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक तो, एक ना एक तो होगा ही होगा। उसने यहाँ दे रखा ना, वन ऑफ विच मस्ट। अब ए की प्रोबेबिलिटी, ऑड्स अगेंस्ट दे रखे हैं, ऑड्स अगेंस्ट क्या है, 8/3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/11, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल। बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/7। सी की प्रोबेबिलिटी हम निकालना, उसको हमने पी मान लिया, तो बस ए हो गया 3/11, बी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 5/7, सी नहीं होने का, नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - बी। ऐसे ही ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 8/11, बी
भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/7, और C हो जाए तो P। ऐसे ही फिर A ना हो मतलब 8/11, B हो 2/7, C ना हो 1 - P एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ऐसे P के लिए सॉल्व कर लो आप। आया समझ में नहीं आया? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन है B6, B7, 8, 9, कहाँ तक है इसमें? तो 7 तक ही थे। नाउ सेक्शन C, C1. C1 डाउट है? ओके, Yes, sir. कंडीशनल और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम पे है, ठीक है। तो C1, in a two child family, one child is a boy, what is the probability that the other child is a girl? ठीक है, अब टू चाइल्ड फैमिली है, उसमें क्या दिक्कत आ रही बताओ? है? देखो भाई, प्रॉब्लम समझना जरूरी है यार। अब इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि दिक्कत आनी चाहिए आपको, तो किस कारण से आ रही है ये बताओ। क्या आपने कैसे सॉल्व किया इसको ये बता दो। क्यों भाई? टू चाइल्ड फैमिली है, वन चाइल्ड इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज अ गर्ल? तो क्या क्या हो सकता है देखो, तो दोनों बॉयज हो सकते हैं फैमिली में, एक बॉयज एक गर्ल, और क्या हो सकता है, दोनों गर्ल्स हो सकती है। बात समझ में आ गई? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर चाइल्ड इज अ गर्ल? तो एक बॉय हो, वन चाइल्ड इज अ बॉय, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज अ गर्ल? सर थर्ड केस नहीं आएगा ना? अच्छा हाँ ठीक है, थर्ड केस नहीं आएगा। नहीं, टोटल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला बच्चा बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो, पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो। अच्छा, इसमें ये भी होगा कि पहला गर्ल हो जाए दूसरा बॉय हो जाए और दोनों गर्ल्स हो जाए। ये 4 केस बनेंगे आपके, ठीक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन चाइल्ड इज अ बॉय, तो कौन कौन से केस आपको लेना है? पहले तो ये गिवन है कि एक बॉय है, ठीक है, ये 3 केस हो सकते हैं। अब उसमें से क्या है कि दूसरा जो है वो आपकी गर्ल्स होनी चाहिए, तो फेवरेबल कौन कौन सा केस हो सकता है? ये वाला और ये वाला। तो फेवरेबल केसेस 2, टोटल केसेस 3। बोलो। Yes, sir. या फिर इसको हम कंडीशनल से जाए तो वैसे भी जा सकते हैं कि जो है आपका एक जो है गर्ल होनी चाहिए एंड इट इज गिवन दैट वन इज बॉय। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इंटरसेक्शन बॉय अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, ठीक है। तो एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी यहां से आप देख सकते हो, ये 4 केसेस बन रहे हैं आपके। तो एक बॉय किस किस केस में आ रहा है? 3 केसेस में, तो 3/4। और एक गर्ल हो और एक बॉय हो, तो वो केसेस कितने हैं? 2 केसेस, तो 2/4। टोटल केस तो 4 ही थे, तो ये भी 2/3 आ गया। समझ में आ गया? वैसे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? ओके। सेकेंड पार्ट, इफ द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल। तो ओल्डर मतलब पहला जो है क्या होना चाहिए? बॉय होना चाहिए, और सेकंड गर्ल होनी चाहिए। तो भाई पहला बॉय हो तो दूसरा बॉय भी हो सकता है, पहला बॉय हो तो दूसरा गर्ल। तो इसमें टोटल केसेस कितने हो गए? 2,
और फेवरेबल कितना होगा कि पहला बॉय हो जाए फिर गर्ल हो जाए, क्योंकि पहले जो जो आएगा वही बड़ा होगा ना इनमें। समझ गए? Yes, sir. ओके। C2, C3, 4, 5, 6, C7, C8, C4. C4. Okay. ABC in order draws a card from pack of cards, replacing them after each draw on condition that the first who draws a spade shall win a prize. Find their respective chances. Okay. From a pack of cards, replacing them after each draw on condition that in the first who draws a spade shall win a prize. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए बताता हूं क्योंकि उस टाइप के यदि आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि जिसके पास स्पेड आया, तो सबसे पहले तो ये बताओ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल 13 स्पेड होते हैं। अच्छा, हर एक ड्रॉ में क्या हो रहा है कि एक कार्ड किसी ने निकाला फिर वापस से रख दिया, तो दूसरे के लिए 52 कार्ड्स ही रहेंगे। तो स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13/52, दैट इज 1/4। तो स्पेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद सॉरी, इसके बाद तो ये हो गया। अब मान लो उसने रिस्पेक्टिव चांसेस पूछा है, तो ए को जीतना है। ध्यान से सुनिएगा, यदि ए को जीतना है, अच्छा यहीं कर दूं कि अपनी जो स्क्रीन है उस पे करो, यहाँ पर? ये पर कर दीजिए। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो ए को जीतना है, तो ध्यान से समझना कि ए के पास स्पेड आ जाए पहले ड्रॉ। अच्छा, पहले कौन ड्रॉ कर रहा है? ए में, क्योंकि उसने बोला इन ऑर्डर, मतलब पहले ए फिर बी और फिर सी। ठीक है, तो पहले ए ने ड्रॉ किया, तो ए की हम बात कर रहे हैं, तो पहले ए ने ड्रॉ किया, उसके पास स्पेड आ गया, जीत गया वो। क्या बी और सी ड्रॉ करेंगे क्या? ये बताओ आप। तो मान लो ए ने पहले, ए के पास स्पेड आ गया, तो क्या बी और सी ड्रॉ नहीं करेंगे sir. क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लो ए के पास स्पेड नहीं आया, अब बी के पास स्पेड आ गया, तो कौन जीत जाएगा? अरे मान लो बी के पास स्पेड आ गया, बी जीत जाएगा। हमें तो किसको जिताना है? ए को। तो बी के पास भी स्पेड नहीं आना चाहिए, सी के पास भी स्पेड नहीं आना चाहिए, और ये तीनों मतलब एबीसी ने ड्रॉ किया, किसी को स्पेड नहीं आया। फिर कौन ड्रॉ करेगा इसके बाद? ए ने ड्रॉ कर दिया, बी ने ड्रॉ कर दिया, सी ने, फिर इसके बाद कौन ड्रॉ करेगा यदि स्पेड नहीं आया? ए। ठीक है, ऑर्डर में बोला है, तो अब ए के पास स्पेड आ जाए, ये केस हो सकता है, मतलब 4 टाइम्स में। और क्या हो सकता है कि ए ने ड्रॉ किया, बी ने ड्रॉ किया, सी ने ड्रॉ किया, स्पेड नहीं आया, फिर ए ने ड्रॉ किया, उसके पास भी नहीं आया, बी ने ड्रॉ किया, उसके पास भी नहीं आया, सी ने ड्रॉ किया, उसके पास भी नहीं आया, और फिर ए ने ड्रॉ किया, उसके बाद स्पेड आ गया। तो ये कहानी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास दे रखी है 1/4, स्पेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 का क्यूब हो जाएगा ये, और फिर 1/4। यहाँ क्या हो जाएगा? 3/4 का पावर 6, फिर 1/4। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/4 है, और कॉमन रेशो 3/4 का क्या है? क्यूब। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड चांस ऑफ विनिंग ए। बोलो। सो हमें ए को जिताना, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसने बोला है ना, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस। तो सर मतलब ऐसा नहीं होगा क्या कि एक बार ए जीता फिर उसके बाद बी फिर सी? नहीं 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 भाई, कोई भी एक जीता आपका गेम रुक जाएगा। तो उसने क्या पूछा है? अरे ऐसा नहीं होगा ना, मान लो ए जीता फिर बी जीता, तो वो वाला केस तो हमें बताना ही नहीं है ना। उसने क्या बोला है कि ए जीते, उसके लिए केस ये होगा। अब जैसे अब तुम्हारा केस वो डाउट और क्लियर हो जाएगा कि बी को जिताना है, तो बी को जिताने के लिए ए में स्पेड नहीं आना चाहिए, बी में स्पेड आ जाए, गेम आपका यहीं रुक गया। फिर ए में नहीं आए, बी में ड्रॉ किया, बी में भी नहीं आया, सी में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पेड आ गया सी के ड्रॉ में, तो सी जीत जाएगा, हमें तो बी को जिताना है। फिर से ए ने ड्रॉ किया, उसके पास भी नहीं आया, और फिर बी के पास आ जाए, तो ये भी एक इनफाइनाइट जीपी मिल बनेगी। सी के लिए कि ए के पास भी स्पेड नहीं आए, बी के पास भी नहीं आए, सी के पास आ जाए, फिर ए बी सी तीनों के पास नहीं आए, और फिर ए ने ड्रॉ किया, उसके पास भी नहीं आया, बी के पास भी नहीं आया, फिर सी के पास आ जाए, तो ये भी एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी।
क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, तो वही ना हम अलग अलग निकाल रहे हैं, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। ओके, C5, C6, C7 and C8. C6 का सेकंड। C कौन सा? आवाज नहीं आ पा रही सही से यार। C6 का सेकंड, अच्छा। Box 1 contains 5 red and 2 blue balls, while box second contains 2 red and 6 blue balls. A fair coin is tossed. If it turns up head, a ball is drawn from box 1, else a ball is drawn from box 2. Find the probability of each of the following. A red ball is drawn. Ball drawn is from box 1 if it is blue. अरे तो भाई ये तो बेस थ्योरम के हैं यार प्रॉब्लम। पहला टोटल प्रोबेबिलिटी का है, दूसरा बेस थ्योरम का है, हो जाना चाहिए। ठीक है, बॉक्स 1 कंटेन्स 5 रेड, बॉक्स 1 के पास 5 रेड है और क्या है, 2 blue balls, and while box second contains 2 red and 6 blue. A fair coin is tossed. If it turns up head, a ball is drawn from box 1. तो बॉक्स 1 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ, और बॉक्स सेकंड लेने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। ठीक है, अब इसके बाद else a ball is drawn from box. Find the probability of each of the following. A red ball is drawn, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का है ना। हमें डाउट किस में है, सेकंड में। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स 1 इफ इट इज ब्लू। ठीक है, तो यहाँ से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 और यहाँ से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/8। तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद ब्लू बॉल आ जाए, बॉक्स 2 को सेलेक्ट कर ले, फिर ब्लू बॉल आ जाए। और इसने क्या पूछा गया है आपसे, इसने क्या पूछा गया है कि जो ब्लू बॉल आई है बॉक्स 1 से आए, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन ऊपर, ये पूछा गया है। बस हो गया क्या? इसका डाउट था भाई, क्लियर हुआ? बोलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। जिसका डाउट था, किसका था? हर्षवर्धन। डन सर। अच्छा, तो यस सर। अच्छा, C7 C8 किया है कि नहीं किया है, अभी करना है, जल्दी बताओ। जिन्होंने नहीं किया है C7 C8 अभी करो, 2 मिनट में मैं डिस्कस करता हूँ। मतलब एक बार पढ़ तो लो, 2 मिनट। ओके, C7 में डाउट, C8 ओके। नाउ सेक्शन डी,
D1 डाउट, डाउट हो तो बता देना। D2 डाउट है? ओके ठीक है, तो D2 देखो। मेंस का भाई अप्रैल और मई अटेम्प्ट का एग्जाम डेट आ गई है ना, पता चली गया होगा तुम लोगों को। हाँ सर, 20 Yes, to sir. 25 जुलाई। अच्छा ये मुझे बताओ तुम लोगों का क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर अभी बचा हुआ है? जैसे प्रोबेबिलिटी तो फिनिश हो गया, इसके बाद क्या बचा हुआ है? पूरा इंटीग्रेशन बाकी है सर। अच्छा पर तुम लोग तो इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, ठीक है। अच्छा तुम्हारा इंटीग्रेशन पूरा मतलब इंटीग्रल कैलकुलस पूरा बाकी है, प्लस वेक्टर 3D होगा है ना। इंटीग्रल हाँ में सर, इंडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन सब। कॉम्प्लेक्स। अच्छा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भी नंबर। बाकी है, ओके। एमओडी के आगे का सर। एमओडी तो एओडी बाकी है मतलब। हाँ सर, हाँ एओडी भी सर। बनती है। हाँ अच्छा सर। ठीक है ठीक है। ये हाँ वाला सर। ये वाला पार्ट देखा, इंटीग्रल तो सर ही लेंगे, वेक्टर 3D होगा तो मैं सर से बात करके मैं ले लूंगा, ठीक है ओके। और अभी तो वैसे तुम्हारे पास टाइम भी है, काफी टाइम है। और भाई जो टेस्ट होंगे ना आपके, पूरा सीरियसली देना, क्योंकि ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि यहाँ जो आपका टेस्ट में रिजल्ट जो रिफ्लेक्ट होता है उसी के आसपास आपका एग्जाम में भी रहता है ना। आप ऐसा सोचो कि हम एग्जाम में कुछ अलग कर जाएंगे या कुछ जादू हो जाएगा, तो जेई में जादू नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना। तो जो टेस्ट आपके होते हैं आपको बार बार बोला भी जाता है कि ईमानदारी से दो, ईमानदारी से मतलब कि सारे टेस्ट दो और ढंग से दो, क्योंकि वही आपका रिजल्ट यही पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ अलग हो जाएगा। हाँ अभी जो आपका रिजल्ट आ रहा है, आप वीक जो टॉपिक है उन पे आप मेहनत करके रिजल्ट अच्छा कर सकते हो, ठीक है ओके। सेक्शन सी में कौन सा डाउट आया है आपको? D2 ओके, D2 देखें। D2 में है, in an examination of 10 multiple choice questions, one or more can be correct out of 4 options. A student is decided to mark the answers at random. Find the probability that he gets exactly 2 questions correct. Assume he attempts all the questions. ठीक है, बोलो भाई। इसमें डाउट तो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। वन और मोर कैन बी करेक्ट आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। स्टूडेंट डिसाइड टू मार्क द आंसर्स एट रैंडम, ठीक है। वो जो आंसर्स मार्क कर रहा है रैंडम कर रहा है, मतलब गैस मार रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही गेट्स एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस करेक्ट, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है आपके पास, तो सबसे पहले तो आंसर टिक करने के तरीके 2 पावर 4 माइनस 1 दैट इज 15। ये ऑलरेडी हमने एक प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं। या तो एक करेक्ट होगा या 2 करेक्ट होंगे या 3 होंगे या 4 के 4 होंगे। पर तो टोटल में से हमने एक केस माइनस क्यों किया? क्योंकि एक केस ऐसा होगा कि जब आप चारों ऑप्शन टिक नहीं कर रहे हो, वो वाला केस आपको माइनस करना पड़ा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरी बात, तो टोटल 15 है। अब इसमें से सही तो एक ही ऑप्शन होगा, तो सही आने की प्रोबेबिलिटी 1/15, और गलत आप आंसर गलत टिक करो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 14/15। तो 10 में से आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है भाई वो, तो 10 में से एग्जैक्टली 2 सही करना। मतलब आपको आपसे पूछा गया है रैंडम वेरिएबल, हमने क्या डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट कितने हैं? 2। सो एनसीआर मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10C2। सक्सेस कितने हैं? 2 क्वेश्चन, तो P का स्क्वायर इंटू Q की पावर बचा कुछ 8। पल्ले पड़ा कुछ? ये क्या हुआ? आ गया समझ में? ओके आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट? D4, D5, Yes sir, D4. D4 ओके।
ओके नेट यदि गड़बड़ करे तो बता देना भाई, है कि थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे। 3D4 doubt है ना। A box contains 2 red 3 blue balls. 2 balls are drawn successively with replacement. Okay. एक के बाद एक 2 बॉल निकल रही है रिप्लेसमेंट के साथ। If getting a red ball on first draw and a blue ball on second draw is considered a success, then what is the probability distribution of successes? It is given that the above experiment is performed 3 times. ठीक है। एक बॉक्स में आपके पास 2 रेड है और 3 ब्लू बॉल है। सर आपका वॉइस बहुत लो है। अच्छा, वो एक मिनट फिर। अब ठीक है क्या पहले से अभी आवाज? यस सर। ओके। एक बॉक्स में आपके पास 2 रेड और कितनी ब्लू है? 3 ब्लू बॉल है। ठीक है। 2 balls are drawn successfully with replacement. If getting a red ball on first draw, पहला रेड आना चाहिए and blue ball on the second draw is considered success. Then write the probability distribution of successes. It is given that the above experiments performed 3 times. ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है? 0 1 2 3, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म कर रहे हो आप? 3 टाइम्स। तो सक्सेस हर एक केस में सक्सेस आना मतलब मैक्सिमम कितनी सक्सेस हो सकती है कि तीनों में सक्सेस हो जाए। मिनिमम क्या हो सकता है कि किसी में सक्सेस नहीं आए। अब सक्सेस किसको बोला गया है कि पहला रेड आना और फिर ब्लू आना। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? पहले ड्रॉ करूँ और रेड आ जाए तो 2/5। अब रिप्लेसमेंट के साथ दूसरा मैं निकालू, रिप्लेसमेंट बोला है ना। Two balls are drawn successively with replacement. अच्छा, if getting a red ball on first draw. एक मिनट। 2 balls are drawn successively with replacement. Okay. कहाँ गया? हाँ, अच्छा रिप्लेसमेंट के साथ तो दूसरा ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5। हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6/25। रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हैं ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/25। तो फेलियर की कितनी हो जाएगी? 19/25। अब इसमें 3 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो तीनों में क्या आ जाए उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे हैं। तीनों में फेलियर आ जाए मतलब क्यू 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 कितनी बार? 3 बार। समझ में आया भाई? ठीक। इसके बाद एक सक्सेस हो मतलब 3 में से एक एक्सपेरिमेंट में सक्सेस आ जाए, बाकी 2 में क्या हो जाए? फेलियर। 3 में से 2 में सक्सेस हो जाए, बाकी 1 में फेलियर। 3 में से तीनों में सक्सेस हो जाए। आई बात समझ? बस पी और क्यू की वैल्यू उठा के रख दो, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आया समझ या नहीं आया? किसका डाउट था भाई? Yes, हर्षवर्धन। sir. Okay. Now next question is D5. D5 में डाउट नहीं है। पार्ट 2 में सेक्शन ए किया है क्या? सर इसके बाद आपने एमओडी बोला।
चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, और आई थिंक इस वीक में नहीं है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। इस वीक में अपनी कोई क्लास नहीं है, तो इसका मतलब जब भी हमारी एक क्लास होगी तो ये जो पूरा डिस्कशन है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का कंप्लीट, पार्ट 3 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 2, मतलब संडे तक तो नहीं है, है ना? तो ये कंप्लीट शीट करके रखना, जितना भी हमारा एक क्लास में डिस्कशन होगा शुरू से हम करते जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? सर पूरी सीट का क्या? हाँ पूरा शीट, क्योंकि इस वीक हमारी क्लास नहीं है ना, और आज क्या हुआ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है। 4 दिन में आप, और पहली क्लास में भी पूरा डिस्कशन तो होगा नहीं, मान लो पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 कर दिया, और एक्सरसाइज 2 का जितना भी हो जाएगा हमारा डिस्कशन आपको कंप्लीट करके रखना है। समझ में आ गया? हाँ सर। आ गया समझ में, ठीक है। ओके और अच्छा, पहले तो कुछ जो सिंपल टर्म्स होते हैं ना, आपने देखे भी होंगे, उनको बता देता हूं मैं, कि जैसे अच्छा dy बाई dx को हम ऐसे भी लिखते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ ऐसा, y डैश इज नथिंग बट dy बाई dx लिखा हुआ है, ठीक है। और y डैश का स्क्वायर और y डबल डैश, इसको क्या हो गया, अटक रहा है, ठीक है। y डैश का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि dy बाई dx का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। और y डबल डैश मतलब dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन, तो उसको हम लिखते डेरिवेटिव, हैं, डबल डेरिवेटिव। हाँ y डबल डैश मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, d2 बाई dx2। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि d का स्क्वायर y अपॉन में dx का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है, पढ़ेंगे क्या, d2 बाई dx ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का 2 बार आपने डिफरेंशिएशन किया है। ओके, और जो टर्म्स है, ठीक है, इसके बाद जो आप डिफरेंशिएशन जानते ही हो तो वो लिख लेते हैं हम। इधर मैं लिखूंगा f ऑफ x और इधर लिखेंगे हम उनके डिफरेंशिएशन, तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिखूंगा, और इधर क्या लिखेंगे हम, dy बाई dx, मतलब उनका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन cos x cos x, cos cos x का डिफरेंशिएशन negative sin x माइनस साइन एक्स, माइनस sin x, फिर tan x का sec स्क्वायर सेक x, स्क्वायर एक्स, sec square x cot x का, बोलते भी जाओ तो याद भी minus रहेगा, cosec square माइनस x कोसेक स्क्वायर एक्स, cos x स्क्वायर x, ठीक है। जितने स्टैंडर्ड हो आपको याद, वो याद रख लो, है ना, जितना याद हो पाए, बाकी नहीं होगा तो हम उनको फिर निकालेंगे। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन, e पावर x, एक पावर ए पावर x का डिफरेंशिएशन, ए पावर x ही होगा क्या,
into log a. into ln a. हाँ minus इंटू 1 एल into एन x. इंटू एल एन ए। ठीक है, अब ऊपर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर ए की जगह क्या है, ई है, तो ऊपर एल एन ई करूंगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी है वही वाला टाइप, मतलब ये जो है इसका स्पेशल केस है। ठीक है, अब यहाँ सोच समझ के बताना। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 by x. by 1 by x. 1 by x एल एन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन minus 1 by minus 1 by x. नालायक हो, फिर से सोचो। सबसे पहले देखो क्या डिफाइन है क्या ये, बोलो। सर नेगेटिव नहीं, हाँ नहीं बोलो, नहीं बोलो, कितने लोग बोलते नहीं है? सर ये डिफाइन सर है। डिफाइन है, x नेगेटिव रहेगा. डिफाइन है, x हाँ नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल डिफाइन है। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब इतना डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही है ना, क्योंकि बहुत जगह हम पहले यूज भी किए हुए हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का चेन रूल से माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे हैं? अरे वो 1 बाय एक्स ही आएगा, समझ गए? तो एल एन मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, एल एन मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर। सर वो mod x वाला कैसे होगा? मॉड एक्स इसलिए बोला मैंने कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, एल 1 एन by माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। तो एल एन एक्स लू या माइनस एक्स, तो इसलिए एल एन मॉड एक्स ले लिया। तो एक्स पॉजिटिव होगा तब भी 1 बाय एक्स, एक्स निगेटिव होगा तब भी 1 बाय एक्स। अभी आया समझ कुछ? हाँ सर। आगे हम बढ़े तो और कौन सा छूट रहा है भाई? तो बहुत सारे छूट रहे हैं। sec x हाँ sec x का, sec x, cosec x। अच्छा जितना याद हो वही बताना, जबरदस्ती मत बताना। cosec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x into tan x sec x into tan x। cosec x का minus माइनस cosec x into cot x माइनस cosec x into cot x। आगे और बढ़े हम तो, अच्छा ये तो भूल ही गए, x पावर n where n is natural number, n is a number, so this is n x power n minus 1 except n not equal to minus 1। n not equal to minus 1 क्यों? क्योंकि उस समय वो 1 by x आ जाएगा। नहीं 1 by x में भी क्या दिक्कत है? अभी एक बैच में इंटीग्रेशन चल रहा है ना, दोनों चीजें एक साथ चल रही है, समझ रहे हो? फिर वो तो यहाँ कोई, इंटीग्रेशन में होता है ना, हाँ हाँ नॉट कोई इक्वल दिक्कत टू नहीं, माइनस। मैं बोल तो रहा हूँ कि इंटीग्रेशन चल रहा है एक बैच में, तो दोनों चीजें एक साथ चल रही है दिमाग में। ठीक है, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन ये। आगे और क्या बच रहा है? x पावर n हो गया। चलो ठीक है, इतने और बाकी याद आएंगे तो हम लिखते जाएंगे इनको धीरे धीरे। ठीक है,
अच्छा हाँ, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट के है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा 0। ठीक है, अब इसमें आपने पढ़े ये सब चेन रूल। चेन रूल क्या होता है भाई? कि जैसे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्रोडक्ट में है आपके f इंटू जे, तो इसमें क्या करना होता है कि एक बार एक कहानी को आप कांस्टेंट रखो, ठीक है, फिर दूसरी कहानी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और अब यहाँ पर हमने f को कांस्टेंट रखा था, अब g को कांस्टेंट रखेंगे और फिर f का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कहानी तो हम जानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी पढ़ते हो उसको कि इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो क्या होता है? u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस u का डिफरेंशिएशन इंटू v, और u बाई b का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? जो डिनोमिनेटर वाला है उसको पहले लिखो, फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वाले को लिखा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जा रहा है उसका स्क्वायर। तो ये आपका डिवीजन रूल हो गया, ये प्रोडक्ट रूल, ये डिवीजन रूल। ठीक है, अच्छा चेन रूल तो अभी बताया ही नहीं मैंने, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये डिवीजन। चेन रूल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो f ऑफ कुछ gx है, समझना है, मतलब f के अंदर और कुछ लिखा हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो f का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? ये जैसे आपसे पूछा गया है, p of x के रिस्पेक्ट में। ये मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप पढ़ चुके हो, है ना। यदि इसको ये जरूरत लगेगी तो हम बीच में और पढ़ लेंगे, पर आपको रिकॉल हो जाएगा। तो भाई ये जो है f के अंदर क्या लिखा हुआ है? g लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप इसको समझो ऐसे कि इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन g के रिस्पेक्ट में, g ऑफ x को मैं t ले लूं, तो ये हो जाएगा आपका f डैश t, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन g डैश x। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, पर चेन रूल हम पढ़ लिए होते हैं इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हम करें तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो हमने जो चीजें थोड़ा बहुत जो जानते हैं ये सब मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। ओके, अच्छा कुछ लोग अभी पूछ रहे थे सर कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो जल्दी खत्म करना है क्या? No, sir. नहीं सर, ऐसा कुछ हो खत्म करना है तो वो भी हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन जो आता है, ये तो सब आपने रट्टा मारा हुआ है कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, आता कहाँ से है वो भी चीजें हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, अब डिफरेंशिएशन हम चालू कर रहे हैं। ये सब कहानी आती है आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल समझते हो कि f डैश s कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। ये होता है क्या? बोलो जल्दी से। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं हाँ। कि लिमिट h, फर्स्ट प्रिंसिपल है ये, f ऑफ x को रख दिया a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में दोनों का डिफरेंस, दैट इज h, a प्लस h माइनस h माइनस h आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम f डैश x यदि लिखना चाहे तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। लिमिट हम जानते हैं, तो यहां से जैसे मैं sin x का डिफरेंशिएशन निकालू, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब f ऑफ x किसको मान लिया मैंने? sin x को, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 sin x प्लस h, तो sin x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो sin x डिवाइडेड बाय क्या था? h। अब यहाँ बोलोगे सर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो डिफरेंशिएट कर दे। अरे भाई डिफरेंशिएशन ही तो हम सीख रहे हैं, तो थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे sin c माइनस sin d लगाया तो क्या हो जाएगा? 2 sin
c प्लस c माइनस d बाई टू तो हो जाएगा h बाई टू, और cos c प्लस d बाई टू तो हो जाएगा x प्लस h बाई डिवाइडेड बाय h। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो लिमिट क्या थी, h अप्रोचिंग टू 0, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 1 की तरफ, ये 2 2 कैंसिल हो गया, और 0 पर ये कहाँ वैल्यू जाएगी, cos x की तरफ, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। कुछ समझ में आया? यस सर। आया। अब हर बार तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल सबका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखने के लिए आपको ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो जो हमें पता होता है वो, ठीक है। अब इसी में दूसरी कहानी, दूसरी कहानी है आपके पास, y is equal to f of x। y is equals to f of x है। Now derivative of y, अच्छा जो पढ़ते हैं उसको हम dy by dx जो बोलते हैं, हम इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी बोलते हैं, या dy by dx सीधा भी चलता है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज dy by dx, y की जगह क्या रख दिया, f of x, ठीक। तो ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन में h, ठीक। और f of x plus h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 था, है ना। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जो है ये जो वैल्यू है, मतलब नंबर लाइन पे हम देखें तो वैल्यू क्या है x, उसमें कुछ h, हम जो मतलब इसमें RHD भी आता है, LHD भी आता है, तो उसके नेबरहुड में x प्लस h की हम बात करें, इसको मैंने बोला x2, तो आपका x2 किधर अप्रोच कर रहा है, x की तरफ, x2 अप्रोचिंग टू x1, तो f ऑफ x प्लस h पे जो वैल्यू है उसको हमने बोल दिया y2, x पर जो वैल्यू है उसको हमने बोला y, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में y2 माइनस y1, और h जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x2 माइनस x का डिफरेंस। समझ में आया? तो ऊपर जो है y का डिफरेंस है, नीचे जो है वो x का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो x का डिफरेंस जो आ रहा है डेल्टा x, वो कहाँ आपका अप्रोच कर रहा है, अरे कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये दोनों का डिफरेंस h है, दैट इज अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा x इज नथिंग बट h। तो जब आपका h अप्रोच, डेल्टा x जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो डेल्टा y का ही अप्रोच करेगा, तो उसको लिखने का तरीका dy by dx को ऐसा भी होता है। आगे बात समझ में? दूसरा तरीका मतलब लिखने का ऐसा भी होता है। और जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल बोला था कि y is equals to f of x है, तो इसका डिफरेंशिएशन f dash x निकालना या फिर dy by dx, तो दोनों कहानियां सेम है, दोनों एक ही बात है। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 x प्लस h माइनस f of x अपॉन में h, ऐसे किसी भी का f of x का डिफरेंशिएशन निकालना, इसको क्या बोलता है, मतलब लिख लो यहाँ पर, बोर्ड के लिए हो सकता है, बोर्ड के लिए काम हो जाए, फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग दिस लिमिट, फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग दिस लिमिट इज कॉल्ड ab initio और फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब कभी कभी हो सकता है कि ऐसा बोल दे, वो फर्स्ट प्रिंसिपल तो हम जानते ही हैं, उसका नाम ये भी है, ab initio, ठीक। फोर्थ पार्ट बोला था आपने अभी, लिखा हुआ ABINITIO और फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग दिस लिमिट इज कॉल्ड, फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग दिस लिमिट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल और ab initio। ओके,
अच्छा, जो मैंने आपको अभी बताया कि dy by dx is delta x approaching to 0 delta y by delta x. अच्छा, dy by dx तुमने कहीं कहीं देखा होगा, फिजिक्स में लेते हैं कि बहुत छोटा एलिमेंट, तो dy को सर हमने बोल दिया डेल्टा y बोल दिया और dx को डेल्टा x बोल दिया। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? लिमिट के साथ लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ये बताने का कारण यही था कि हम बोलते हैं ना कि एक बहुत छोटा स्मॉल एलिमेंट ले लिया तो उसको हम डेल्टा y भी ले लिया और dx को डेल्टा x ले लिया। तो ऐसे यदि आप लिखो तो ध्यान रखना लिमिट के साथ लिखेंगे वेयर डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0। तो dy बाई dx डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर ऐसे होता है, ठीक है। और अभी आपको बताया मैंने कि dy बाई dx को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? dy इंटू 1 बाई dx, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो बोलो यार, क्या इसको हम ऐसा क्या लिख सर? सकते हैं? dy बाई dx को ऐसा लिख सकते हैं dy इंटू 1 बाई dx? नहीं। ऐसा नहीं लिखा जाता है ना। तो यदि ऐसे हमें जरूरत पड़े ऐसे लिखने की, तो इसीलिए हम इसको लिमिट में पहले चेंज करेंगे, क्योंकि डेल्टा y बाय डेल्टा x कैन बी रिटन एज दिस। तो जैसे हम चेन रूल लाते हैं ना, वो यहीं से आएगा। अच्छा, जेबी बैच का एलसीडी अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल बाकी है। तो लिमिट तो पढ़ चुके हो ना? लिमिट क्यों भाई? लिमिट तो हो गया ना आपका, कंटिन्यूटी चल रहा होगा कि लिमिट भी नहीं हुआ है? उससे लिमिट भी नहीं हुए तो लिमिट भी नहीं हुआ है सर। अरे यार, तो थोड़ा बहुत लिमिट। अच्छा, अभी चल रहा है मतलब। तो सर मैंने जे का हो गया बहुत, लेकिन वो जेबी का नहीं हुआ है। हाँ अभी हाँ अभी स्टार्ट हुआ है। नहीं, तो मैंने जितना 2-3 लिमिट ही यूज लेक्चर हुए। ओके, जितना लिमिट यूज किया है उतना तो हो गया है ना? नहीं हुआ उतना भी? सर फर्स्ट प्रिंसिपल समझा दीजिए। अरे फर्स्ट प्रिंसिपल समझाना, यदि फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने समझा दिया तो आपका डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगा। एलसीडी में क्या होता है? लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ही तो है। तो सर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पड़ा है तो किसी भी सर बैच में। जे में लिमिट ही हुआ है। तो नहीं, चलो वो सब छोड़ो, तुम तो फर्स्ट प्रिंसिपल हटाओ, दिमाग से हटा दो, वो तो पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। आपने लिमिट तो पढ़ी हुई है ना? क्या ये लिमिट निकाल सकते हो? ये जैसे मैंने ये यहाँ पर साइन एक्स की लिमिट निकाली, तो साइन एक्स की लिमिट तो निकालते आता है दोनों बैच में। हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, तो बस काम हो गया आपका। अब ये जो लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन, यही फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है आपका। अब ये क्या होता है, आप डिटेल में डिफरेंशियबिलिटी अब आपका आएगा ना तब पढ़ोगे। तो आप हमें अब इसका ज्यादा काम है नहीं, सीधा है ना, डिफरेंशियबिलिटी में इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, और लिमिट का भी थोड़ा बेसिक आइडिया तो है ही, हम बेसिक ही बेसिक यूज करेंगे इसमें, बस ज्यादा कोई डिटेल में जाएंगे नहीं। ओके, तो यहाँ से, हाँ कहाँ थे हम? यहाँ पर थे। तो दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो इसको यदि लिखना भी है आपको तो सिर्फ आप ऐसा लिखोगे, dy बाई dx y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। अलग अलग करने की जरूरत पड़ी तो यूजिंग दिस लिमिट हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। इसका तो आप तो बस ध्यान रखना कि ये जो होता है इसके बराबर होता है, बात खत्म हो गई। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि लिमिट डेल्टा f अप्रोचिंग टू 0 और डेल्टा h बाय डेल f है, सो दिस कैन बी रिटन एज dh बाय df। मतलब यहां से मैं यहां लिख रहा हूं तो इधर से ये भी तो लिख सकता हूं, वही तो है ये। समझ में आ गया? yes, sir. नहीं भाई, एओडी एमओडी के बाद ही होगा, क्योंकि वहां पर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है और आप डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे तो एओडी में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एओडी आपका एमओडी के बाद ही होता है।
अरे यार देखो थोड़ा थोड़ा रुको, मेरे को एक बार सर से बात करने दो यार, 2 मिनट। सुनो भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुमने कभी अभी तक dy बाई dx को ऐसे यूज किया है क्या? बोलो। नहीं नहीं नो सर। अच्छा, मन को कोई जरूरत पड़ी हो तो आपने कर लिया हो, है ना? ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? तो वो तो बात का क्वेश्चन है। तो ऐसा हम, अच्छा मैं जो बताने जा रहा हूँ, आपने डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पढ़ लो, मतलब लिख लो, खाली समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप सिर्फ लिख लो, जब कंप्लीट होगा आपका अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशियल फंक्शन है। अब ये क्या होता है, 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब तो ऐसे समझो कि यदि डिफरेंशियल फंक्शन है तो ग्राफ हमेशा स्मूथ रहेगा, मतलब जैसे मॉड एक्स का ग्राफ लो, मॉड एक्स का ग्राफ तो आता ही है, इस टाइप से होता है, तो यहाँ पर एक कॉर्नर आ गया तो ये Yes, sir. डिफरेंशियल नहीं हुआ। साइन एक्स का ग्राफ देखो या एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो तो ये स्मूथ है, तो ये डिफरेंशियल हो गया। आप तो ऐसे समझो, ठीक है? अभी के लिए ये नहीं पढ़ा है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं भी समझ में आएगा टेंशन मत लेना, है ना? एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है? तो मैंने एफ ऑफ एक्स आपका कुछ ऐसा ले लिया, सुनते जाइए भाई, है, मान लो ऐसा ले लिया मैंने, और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया x, और ये मैंने लिया डेल्टा x, ठीक, सॉरी डेल्टा x नहीं, x प्लस डेल्टा x। तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, डेल्टा x। ऐसे ही ये x पर वैल्यू y हो गई, और ये वैल्यू आपने ले ली y प्लस डेल्टा y। तो ये जो पोर्शन है ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बता सकते हो? डेल्टा वाई डेल्टा y। देखो थोड़ा हो सकता है कि सर दर्द करे जो बताने जा रहा हूँ मैं, पर कोशिश करना कि नहीं करे। मैंने a और b को ज्वाइन किया, a और b को ज्वाइन किया, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, ठीक, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका डेल्टा x है उसको घटाते जा रहा हूँ। मान लो b आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया, डेल्टा x को घटाऊंगा तो वो x की तरफ पॉइंट आ रहा है, समझ रहा? अच्छा, कर्व ऐसा नहीं कि a और b के बीच में ही, मैंने पूरा उसको डिफरेंशियल बोला है, मतलब पूरा ग्राफ आपका स्मूथ रहेगा, ऐसा जा रहा है, ये ऊपर भी जाएगा और इधर नीचे भी जाएगा, ऐसा, ठीक है? ये पूरा ग्राफ ऐसा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बी पॉइंट हम ला रहे हैं किधर, ए की तरफ। अब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेते तो आपको सीधा बता देता हूं मैं, पर नहीं पढ़ा इसलिए थोड़ा, बी को मैं ला रहा हूँ ए की तरफ, बात समझना। तो अब जो आपका ये जो ए बी कॉर्ड बन रहा है, कॉर्ड कैसा बनता जाएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जैसे ही होता बी, जाएगा।
जैसे ही बी आपका ए पर आ गया, जैसे ही बी आपका ए पॉइंट पर आ गया, उस समय वो जो ए बी का जो हम स्लोप देख रहे हैं वो किसका स्लोप हो जाएगा? टेंजेंट। ए पर टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा क्या? तो आपकी आवाज कम आ रही अरे यार, आवाज कम आ रही है। ऑनलाइन में ना बड़ी समस्याएं हैं यार, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, पूरा रिदम बिगड़ जाता है। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम? हाँ, डेल्टा एक्स मतलब बी यदि ए पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैप है कम होता जाएगा, मतलब डेल्टा एक्स आपका कहाँ जाएगा? जीरो की तरफ। तो जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो डेल्टा वाई भी आपका जीरो की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आपको क्या दे देगा? ए पॉइंट पर क्या दे देगा? ए पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, एंड दिस इज नथिंग बट, और ये जो इसको क्या लिखते हैं हम, ऊपर मैंने बताया dy बाय dx। तो ये हो गया एक पॉइंट ए पर मैंने जो डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो ये आपको क्या देगा उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर? टेंजेंट का स्लोप। क्या बात समझ में आई सभी को? एक तो ये हो गया। अरे आया नहीं आया बताओ जल्दी से। ओके, अच्छी बात है। और ज्यादा डिफरेंशिएशन में मत घुसना, मैंने जो बताया आप तो वही समझो, ठीक है? पूरा डिफरेंशिएशन आप तो डिटेल में पढ़ोगे पढ़ोगे। ओके, मैं डिफरेंशिएशन बता भी देता पर बहुत बड़ी बात है वो, बड़ी बात मतलब कि पूरा 2-1 लेक्चर लग जाएंगे, हमें तो टॉपिक ये कंप्लीट करना है ना। ओके, अब dy बाय dx तो आपका ये हुआ, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये भी जीरो की तरफ, क्योंकि ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये भी जीरो की तरफ, इनडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, ठीक है? और यदि ऐसा है सो फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में dx बाय dy। क्या ये बात समझ में आई? तो dy बाय dx को हम 1 अपॉन में dx बाय dy भी लिख सकते हैं। ये कैसे? ऊपर जो हमने पढ़ा था कि दिस कैन रिप्लेस, dx से रिप्लेस कर देंगे इसको, इसको dy से, यदि ये लिमिट लिखी हुई है। अरे आया भाई समझ में? अब इसमें बोलोगे मतलब याद रखने के हिसाब से आप ऐसे याद रख सकते हो कि dy से मैंने डिवाइड कर दिया, है ना? पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना? मैंने आपको बताया कि कोई ये डिवीजन में नहीं लिखा हुआ है, ये जो कहानी है वो ऐसी है कहानी, ठीक है? और ये जो लिखा हुआ है आपने डिनोमिनेटर में वो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। हाँ, याद रखने के हिसाब से आप ऐसे याद रख सकते हो कि डिवाइड कर दिया। कुछ समझ में आया? भावनाएं समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बोलो भाई। यस सर। ओके, समझ रहे हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि dy बाय dx इंटू dx बाय dy ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक, ओके। अब मैं जैसे मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम निकाले, तो dy बाय dx आपका क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, एक आध प्रॉब्लम और कर लेते हैं फिर आगे हम जाएंगे नहीं। तो h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है? यहाँ x या क्या हो जाएगा? x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में h। क्या ये लिमिट सॉल्व कर सकते हो आप? इतना तो पढ़ ही लिया है हमने कि ये लिमिट सॉल्व कर ही सकते हैं हम, है ना? तो ये लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर और नीचे मैंने अंडर रूट x प्लस एच प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इधर हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स
और नीचे बच जाएगा आपका x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। रैशनलाइज किया था तो एच एच कैंसिल हो गया और एच जीरो पर ये वैल्यू कहाँ जा रही है 1 में ये रूट एक्स तो 2 रूट एक्स पर, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1/2 रूट एक्स। और जैसे हमें याद है, वो कैसे याद है कि x पावर हाफ है तो हाफ इसमें बाहर आ जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन देखें तो अब हाफ बाहर आ जाएगा और x की पावर हाफ -1 तो -1/2, तो यही तो लिखा हुआ है वो। समझ में आ गया? अब मैं ज्यादा फर्स्ट प्रिंसिपल में नहीं जाऊंगा, अब आपको जैसे याद है वैसे ही काम चलेगा। ओके ओके ऐसे e पावर एक्स स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन निकालूं तो e पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, लिमिट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, लिमिट तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है। तो जैसे e पावर एक्स स्क्वायर का निकालो तो जो हमने फॉर्मूला बताया है आप एज अ फॉर्मूला ही ट्रीट करो उसको, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्या बताया था एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। आपको ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऐसे याद रखो कि हमें इसकी लिमिट निकालनी है। e पावर एक्स स्क्वायर के लिए आंसर आपको पता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पावर एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये आना चाहिए, जल्दी से करो इसको, इस प्रॉब्लम को। एक और प्रॉब्लम देता हूं मैं, साइन एक्स बाय एक्स का, इसको भी सॉल्व करो। और ये हो जाए तो एक और है x पावर x। कितने एग्जाम्पल कर लिए हमने? ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे सॉल्यूशन भी लिखते जाना। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ लोगे ना, क्योंकि एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन पूछते ही पूछते हैं, इसलिए आपको बोर्ड के हिसाब से तो पता होना ही चाहिए। ओके और एक और है tan इनवर्स x। इन सब का फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर बताना है। ओके साइन एक्स बाय एक्स यदि हमें निकालना है, सो dy बाय dx हम लिखेंगे क्या, x, हाँ, साइन x प्लस एच बाय x की जगह x प्लस एच माइनस साइन x बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय h वेयर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। मतलब x की जगह x प्लस एच रख दिया और यहाँ पर x f ऑफ x रख दिया अपॉन में h। सिंपली इसकी लिमिट निकालना है तो लिमिट सॉल्व करना हम सीख गए हैं। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पहले तो x साइन x प्लस एच
माइनस x sin x माइनस h sin x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच। अब मैं यदि 0 पर देखूं तो 0 पर इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो x हो रहा है, ये भी x हो रहा है, दिक्कत कहाँ है, h को दिक्कत है। तो यहां से मैंने x कॉमन निकाला, पहले तो x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, sin x प्लस एच माइनस साइन एक्स, तो sin c माइनस साइन डी लगा दो, तो 2 sin c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2, ठीक। और इधर है h sin x, नीचे मैंने अभी आपको बताया तो x इंटू एक्स प्लस एच, इसको कोई समस्या नहीं, समस्या किसको, h को, तो h से मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर और नीचे मैंने h से डिवाइड कर दिया, तो यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया। तो अब आप समझो h जब 0 की तरफ जा रहा है तो डिनोमिनेटर आपका कहां चला जाएगा, x स्क्वायर की तरफ, ये तो 1 हो गया, इधर ये x था ही। अब h यदि है, ये 2 को मैंने यहां लिखा, तो h बाई 2 जो है आपका sin h बाई 2 कहां चला जाएगा, 1 की तरफ, एक टाइप से साइन का डिफरेंशिएशन हमने जो निकाला था, और ये 0 पे कहां जाएगा, cos x की तरफ, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, sin x। आगे क्या बात समझ में, आंसर क्रॉस चेक आप कर ही सकते हो डिवीजन रूल से, x cos x माइनस sin x अपॉन में x, इसको वही लिखा हुआ है। तो x पावर x और tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से खुद से निकालना है भाई, आंसर आपको पता ही होता है। ये निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन याद है क्या किसी को, tan इनवर्स का नहीं याद हो ना, तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आ गया तो उसके बाद आपको याद रखना है। तो जो आपसे बोलते जा रहा हूँ कि निकालते जाओ, वो निकालना जरूरी है। ओके, तो x पावर x का डिफरेंशिएशन खुद से निकालेंगे, और इसका भी, तो इसका वैसे डिफरेंशिएशन क्या आएगा x पावर x का, एनीवन, चलो करके, x पावर x 1 प्लस ln x ये आता है, कल इसको हम डिस्कस करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करना, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हमने क्या किया कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला, कभी कभी क्या होगा कि आपको जो कहानी है उल्टी करने को, उल्टा समझ सोचना पड़ेगा। उल्टा सोचने का मतलब क्या हुआ वो समझो आप, नोट करके लिखे हम। तो हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल में समझा है उसमें क्या था कि लिमिट कुछ x अप्रोचिंग टू a है, और f ऑफ कुछ समथिंग, या समथिंग लिख लो, या यहाँ पर कुछ जो भी आएगा आपका, ठीक है, प्लस यहाँ जैसे f ऑफ x होता है समथिंग प्लस b की पावर है ना, माइनस इधर कुछ हमने ले लिया, या मान लो x ले लो, जो भी लेना चाहो कुछ भी ले सकते हो, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस समथिंग प्लस टी अपॉन माइनस टी, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ समथिंग। यदि ऐसा लिखा हो तो ये आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है, और जो समथिंग है आपका वो 0 की तरफ जा रहा है, समझना। यदि ये ऐसा लिखा है तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, बता सकते हो भाई, बता सकते हो, मतलब ये लिखा तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, हमने जो ऊपर लिखा था, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे हम f डैश x को क्या लिखते थे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो इन दोनों का डिफरेंस x प्लस h और x का डिफरेंस किधर लिखा हुआ है, नीचे, पहली बात तो। और ये जो है किसका डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मैंने बोला कि कुछ नंबर लिखा हुआ है प्लस t माइनस एफ ऑफ टी अपॉन में, दोनों का डिफरेंस समथिंग प्लस टी माइनस टी क्या होगा, समथिंग। तो ये जो है इसको आप क्या लिखोगे, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश टी, मतलब यहां से यहां गए हैं। अब हमें क्या है कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उससे यहां जाना है। सुनिए बड़े ध्यान से इसको,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपसे लिमिट पूछी गई है h अप्रोचिंग टू 0 e पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस ई पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में h। इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस एच और x, इसका डिफरेंस नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है। तो ये जो है एक टाइप से किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर ई रूट पावर एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है क्या। तो इस लिमिट का आंसर डायरेक्टली आपका हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ई पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। मतलब किसी भी लिमिट को सॉल्व करने के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन हम यदि देखें, आपसे मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर एच क्यू प्लस पाई बाई 3 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय एच साइन एच 10 वर्सेस, ये तो तुमने सब पढ़ा नहीं है, आप तो सिंपली एच क्यूब दे दो आपको मैं। तो इसकी लिमिट बताओ। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए जो है एच अप्रोचिंग टू 0, तो इसको भी हम कुछ वैसा ही करेंगे क्या कि ये लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर एच क्यू प्लस पाई बाई 3, या लिखे हम पाई बाई 3 प्लस एच क्यू, ठीक है। रूट 3/4 को हम लिख सकते हैं, रूट 3/4 को लिख सकता हूं मैं रूट 3/2 का स्क्वायर, और रूट 3/2 साइन किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो ये उसका स्क्वायर लिखा हुआ है अपॉन में एच क्यू है। तो अब इसको समझो, तो इसका और इसका डिफरेंस नीचे लिखा हुआ है क्या, अरे लिखा हुआ है। तो ये जो है किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है बता सकते हो, बोलो भाई। साइन स्क्वायर पाई बाई साइन नहीं स्क्वायर नहीं, पाई बाय 3 नहीं बोलेंगे, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। कुछ लोग बोल रहे हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 3 का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। नहीं समझे, समझे सर। हाँ। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है 2 sin x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो x क्या रख देंगे हम पाई बाय 3। तो यही आपका लिमिट का आंसर आ गया। ओके, तो आगे से कहानियां जो है वो हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, और जो आपको होमवर्क दे रखा है नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिले, आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम पार्ट आपको कर लेना चाहिए। और जहां तक 4 दिन की हम बात करें तो पार्ट 2 एक्सरसाइज का पार्ट 3 ये भी हो जाएगा, और एक्सरसाइज 2 में कम से कम पार्ट 1 पार्ट 2 तो कर ही लोगे आप, ठीक है। और जितना डिस्कशन होगा एक क्लास में उतना मैं कर दूंगा, फिर पूरा डिस्कशन हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ एमओडी भी चलेगा। ओके, ठीक है भाई।